नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी जुबां आपकी। मैं हूं स्नेहलता और चलिए उत्तराखंड प्राइम की शुरुआत करते हैं देहरादून से आई बड़ी खबर के साथ, जहां अब देहरादून में ही होगा बजट सत्र का दूसरा चरण। ये बड़ी खबर मिल रही है। आपको बताएं, पहले चरण की शुरुआत गैरसैंण में हुई थी, लेकिन अब बजट सत्र नहीं कराएगी सरकार गैरसैंण में। कोरोना को देखते हुए, उसके खतरे को भांपते हुए ये फैसला लिया गया है। तो 25 मार्च से गैरसैंण में ही बजट सत्र होना था दूसरे चरण का, लेकिन कोरोना की वजह से इसे देहरादून में करने का फैसला ले लिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बजट सत्र जो गैरसैंण में पहले चरण में हुआ भी और दूसरे चरण के लिए भी उम्मीद और तैयारी थी, वहां पर कोरोना को देखते हुए दूसरा सत्र देहरादून में ही होगा। चलिए विनोद से जानकारी लेते हैं। विनोद, ये बताइए कि गैरसैंण में क्या सैनिटाइजेशन मुश्किल हो रही थी, किस तरह की परेशानी हो रही थी कि कोरोना के मद्देनजर देहरादून में सेफ है? जी देखिए स्नेहलता, जिस तरह से पूरे प्रदेश में कोरोना वायरस को लेकर लोग डरे हुए हैं, भयभीत हैं और तमाम विभागों की ओर से एडवाइजरी जारी है और पूरे प्रदेश के जिम सेंटर, कोचिंग सेंटर, साथ ही साथ स्कूल से लेकर महाविद्यालय, विश्वविद्यालय तक आगामी 31 मार्च तक बंद है। तो सरकार ने ये फैसला लिया है कि जिस तरह से अभी एडवाइजरी जारी है कि अब जो विधानसभा बजट का शेष सत्र था वो अब गैरसैंण में नहीं होगा, अब देहरादून में होगा, क्योंकि तमाम एडवाइजरी जारी है और प्रदेश में कोरोना वायरस को लेकर सरकार गंभीर है। शासन स्तर पर तमाम बैठकों का दौर जारी है। तो ये सरकार का बड़ा फैसला है कि अब गैरसैंण में सत्र ना कराते हुए अब राजधानी देहरादून में सत्र को कराया जाएगा। जी चलिए विनोद, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो कोरोना के कहर को देखते हुए ये फैसला लिया गया है कि गैरसैंण में जो सत्र होने वाला था बजट का दूसरे चरण में, वो अब देहरादून में ही कराया जाएगा। और उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सरकार के 3 साल पूरे हो गए हैं और इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि 3 साल के कार्यकाल के दौरान ऑल वेदर रोड, कर्णप्रयाग ऋषिकेश रेल लाइन, जमरानी बांध, भारत माता परियोजना जैसे कई बड़े प्रोजेक्ट को राज्य में उतारा गया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि इन्वेस्टर समिट जैसे बड़े आयोजन को भी कराया गया राज्य में, जिससे अब 21,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया है। 17 सालों में लगभग 39,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट उत्तराखंड में आया। जब अटल जी 2003 में प्रधानमंत्री थे और उन्होंने स्पेशल पैकेज ये उत्तराखंड को दिया था, तमाम टैक्स रिबेट यहाँ पर दिए गए थे, उसके बावजूद यहाँ पर 39,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया था। इन 2-2.5 सालों में, ये 3 सालों में ये 21,000 करोड़ से अधिक के निवेश ये उत्तराखंड में आए हैं और लगभग 56,000 लोगों को इससे हमारे रोजगार मिलेगा। चाहे ऑल वेदर रोड हो, भारतमाला परियोजना हो, 4 धाम रेल यात्रा हो, रेल लाइन का काम हो, अन्य जो हमारे अनेक जो राष्ट्रीय राजमार्ग जो हमारी सरकार ने इस उत्तराखंड में बनाए हैं, चाहे उनके डेवलपमेंट का काम हो। आज डबल इंजन नहीं, हम कह सकते कि ट्रिपल इंजन की सरकार है। इन 3 वर्षों में लगभग 94,000 करोड़ की जो बड़ी बड़ी योजनाएं हम राज्य में लाए, चाहे स्मार्ट सिटी परियोजना होगी, ऑल वेदर रोड की परियोजना होगी, रेल परियोजना होगी, एयर की हमारी जो कनेक्टिविटी है उससे जुड़ी हुई परियोजना होंगी, जल से जुड़ी हुई जो हमारे बांध परियोजनाएं हैं वो होंगी, या टिहरी के लिए 1200 करोड़ रुपए वाली परियोजना होगी, अर्बन डेवलपमेंट के लिए वाटर और सैनिटेशन के लिए लगभग 2700 करोड़ की योजनाएं होंगी। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश सरकार ने पलायन रोकने के लिए काफी काम किया है। वर्ष के बजट में हमने पलायन आयोग के लिए बजटरी प्रोविजन भी किया है, ताकि हम जो गांव जहां पर रिवर्स माइग्रेशन हो सकता है या जहां पर हम पलायन को और आगे करने से रोक सकते हैं, उसके लिए हमने ये व्यवस्था किया है। पलायन रोकने के लिए ही 13 डिस्ट्रिक्ट 13 न्यू डेस्टिनेशन, इस पर राज्य में काम चल रहा है। 3 जगहों पर हमारा डेस्टिनेशन डेवलपमेंट का काम भी प्रारंभ हो गया है और अन्य जगहों पर पैसा दे दिया गया है और उसकी DPR तैयार हो रही है। लेकिन हाँ, ये योजना हमारी दीर्घकालिक योजना है।
तो पलायन को लेकर ये सारी बातें कही हैं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने, और इसके लिए वो बेहद संजीदा और ख़ास तरीके से काम करने की बात कहते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा कि 3 साल में एक ग्राउंड भी तैयार किया गया है ताकि पलायन को रोका जा सके। हालांकि ये सभी जानते हैं कि उत्तराखंड की बड़ी समस्या है पलायन, लेकिन पलायन के पीछे की जो वजह है वो बेहद बेसिक है, यानी मूलभूत समस्याओं की कमी। पहाड़ों तक ना पहुँच पाना, चाहे सड़क हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, ये सारी चीज़ें भी चुनौती की तरह हैं, जिसे निपटने के लिए कई तरह के फंड, पलायन आयोग और तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी देते भी नजर आए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। हालांकि कोरोना की वजह से किसी भी तरह का बड़ा फंक्शन नहीं किया गया, किसी तरह की पब्लिक गैदरिंग नहीं थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ही सारे ज़रूरी कामों को गिनवाते नजर आए हैं। 3 साल पर जो बड़े प्रोजेक्ट रहे हैं, जो करप्शन के खिलाफ काम किया है, NH 74 घोटाले में इन्वॉल्व जितने अधिकारी से लगाए तमाम लोग थे, उनको सामने ले आना, उनसे रिकवरी करना, इसे बड़े प्रोजेक्ट के तौर पर गिनते हैं सीएम। इसके साथ ही चाहे 4 धाम योजना या श्राइन बोर्ड, ये तमाम चीज़ों का नाम और जिक्र ज़रूर किया है ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिल सके, बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। इन्वेस्टर समिट का भी जिक्र किया है, जिसमें बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिला है, इस बात का भी जिक्र किया 3 साल पूरे होने पर। चलिए बाकी की जानकारी लेते हैं सहयोगी विनोद से। विनोद, ये बताइए, पलायन से लेकर करप्शन तक हर तरह की बातचीत की गई है, लेकिन जो बुलेट पॉइंट के तौर पर देखा जाए इस पूरे संबोधन में, वो क्या चीजें निकल के आई? देखिए स्नेहलता की आज सरकार के 3 साल पूरे हो गए हैं। वो ऐसे में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मीडिया से अपनी सारी उपलब्धियां गिनाई हैं, साझा की हैं, और जिसमें सबसे महत्वपूर्ण यही होगा कि अब तक गैरसैंण को ग्रीष्मकाल राजधानी घोषित करना, देवस्थानम बोर्ड का गठन, और साथ ही साथ अटल आयुष्मान योजना के साथ साथ तमाम जितने भी विकास की योजनाएं हैं उन्होंने आज अपने प्रेस वार्ता में मीडिया के माध्यम से साझा की है। और आगामी जिस तरह से अभी सरकार के 2 साल शेष बचे हैं, उसमें भी स्वास्थ्य सेवा, दूरस्थ इलाकों में पहुंचे, तमाम पलायन रुके, तो तमाम महत्वपूर्ण मामलों को लेकर आज सरकार ने आज अपनी सारी उपलब्धियां गिनाई हैं। लिहाजा भी 2 साल शेष बचे हैं। 2 साल में किस तरह की प्राथमिकता सीएम त्रिवेंद्र सिंह के सामने होगी, चुनौती होगी, उसको भी आज सीएम ने कहा है। लेकिन इतना है कि आज इस तरह से प्रदेश में 3 साल आज सरकार को हुए हैं, और ऐसे तमाम पूर्व में कार्यक्रम भी निर्धारित किए गए थे कि आखिरकार 70 विधानसभाओं में पार्टी के विधायक जाएंगे, मंत्री जाएंगे, अपने अपनी विधानसभाओं में जाकर लोगों को, जनता से संवाद करेंगे और सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे। लेकिन अब पूरे ही प्रदेश में कोरोना। बिल्कुल विनोद, आपको इसलिए रोकना चाहती हूँ क्योंकि बड़ी अपडेट भी दर्शकों तक पहुंचा दूं, इस पर फिर से आपसे जानकारी भी लेंगे, क्योंकि कोरोना का जिक्र किया है, उससे जुड़ा बड़ा जो मसला सामने आया है वो दून अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड में कोरोना से जुड़ी बड़ी अपडेट है। सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दून अस्पताल में जो आइसोलेशन वार्ड है उसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। SDRF पुलिस जवान इस आइसोलेशन वार्ड की सुरक्षा करेंगे। डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ के अलावा किसी की एंट्री नहीं होगी। तो विनोद से ही जानकारी लेते। विनोद, क्या क्या खतरों को मद्देनजर रखते हुए फैसला लिया गया है? देखिए, दून हॉस्पिटल में आइसोलेशन वार्ड बनाए गए थे, और पूर्व में भी लगभग 2 दिन पहले एक कांग्रेसी नेता सूर्यकांत धस्माना आइसोलेशन वार्ड में पहुंच चुके थे। उसको भी हालांकि स्वास्थ्य टीम की निगरानी के अंदर उनको घर में ही एक निगरानी में रखा गया है। लिहाजा पूरी सुरक्षा के इंतजाम कर लिए गए हैं, और जो आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं अब वहाँ SDRF की टीम यानी उनके जवान अब वहां पर पहरा देंगे, और यही वजह कि कोई अंदर नहीं जा सकता और बाहर नहीं जा सकता। तो तमाम ऐसे सुरक्षा की दृष्टि से ये फैसला लिया गया है कि जो आइसोलेशन वार्ड है वहां पर SDRF की टीम को तैनाती दी गई है। और पूरे प्रदेश में जिस तरह से मैं बताऊं कि पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी है, स्कूल से लेकर विश्वविद्यालयों तक बंद है, जिम सेंटर बंद है, कोचिंग सेंटर बंद है, और ऐसे में जो सार्वजनिक स्थल है उनको भी बंद कर दिया गया है स्नेहलता। और पूरे प्रदेश में लोग जरूर इतना कहा जा सकता है कि भयभीत है, लोगों में डर है। आखिरकार किस तरीके से इस कोरोना वायरस के जो प्रकोप है इससे बचा जा सके, और तमाम विभागों की ओर से गाइडलाइन जारी है, एडवाइजरी जारी है। और आपको मैं एक महत्वपूर्ण बताऊं कि करीब 55% आबादी ऐसी है कि जो सड़कों पर नहीं दिखाई दे रही है, सड़कें सुनसान है, और यही वजह कि सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी है कि आखिरकार आप बचाव करें, सावधानी रखें। बिल्कुल विनोद, और यही एक जरिया है, यही एक तरीका है कि हम इस
महामारी को फैलने से रोक सकते हैं, इसीलिए रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। जितनी भी गाइडलाइन है उनको फॉलो करिए। और आगे बढ़ते हुए मसूरी की खबर बताएं, जहां एलबीएस एकेडमी में 2 ट्रेनी आईएएस अधिकारियों को कोरोना के संक्रमण के खतरे को देखते हुए आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। हालांकि एकेडमी की तरफ से ये बात पुख्ता तौर पर साफ नहीं की गई है, मगर खबर तो यही है कि 2 ट्रेनी आईएएस हैं जिन्हें ब्लड सैंपल लेने के बाद आइसोलेशन में रखा गया है। दोनों आईएएस अधिकारी कोरोना वायरस की चपेट में आए ट्रेनी आईएफएस अधिकारी से मिलने दून गए थे, जिसके बाद दोनों आईएएस अधिकारियों को एकेडमी प्रशासन ने आइसोलेशन में रखा है। सुनील सोनकर से जानकारी लेते हैं। सुनील, ये तो तय है कि जिस किसी भी पॉजिटिव शख्स से आप मिलते हैं आपको एहतियातन भी 14 दिन के क्वारंटाइन में रहना ही होता है, आइसोलेशन में रहना होता है। उसी के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। जी देखिए, ये उसी के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है, क्योंकि ये दोनों आईएएस अधिकारी, जो आईएफएस अधिकारी जिनको ये कोरोना वायरस की लक्षण पाए गए हैं, उनसे मुलाकात करने गए थे। और ये भी बताया जा रहा है सूत्रों के अनुसार कि इनके द्वारा उनके साथ डिनर भी किया गया था। तो ऐसे में इन्हीं दोनों आईएएस अधिकारियों ने यहाँ पर एकेडमी प्रशासन से मांग की है कि उनको आइसोलेशन वार्ड पे रखा जाए और उनको आइसोलेशन वार्ड में विशेष डॉक्टरों की टीम पूरी मॉनिटरिंग उनकी कर रही है। फिलहाल ऐसे कोई लक्षण अभी इन दोनों आईएएस अधिकारियों में पाए नहीं गए हैं, परंतु 14 दिन, जैसा आपने बताया कि 14 दिन तो इनको ऑब्जर्वेशन में रहना पड़ेगा और उसके तहत यहाँ पर इन्हें रखा जा रहा है। जी, आईएफएस अधिकारी में पुष्टि हुई है, वो संदिग्ध थे या फिर नहीं, आईएफएस अधिकारी की पुष्टि हो गई है। और उसी के मद्देनजर, क्योंकि ये इनकी बता रहे हैं कि ये इनके दोस्त थे जो दोनों आईएएस ऑफिसर थे, तो ऐसे में काफी संवेदनशील है ये पूरा मामला। ये बहुत अच्छी बात है और जरूरी भी है कि अगर किसी के भी संपर्क में कोई पॉजिटिव आया है तो खुद से आइसोलेशन में जाने की जिम्मेदारी उठानी होगी। बहरहाल 2 ट्रेनी आईएएस अधिकारियों ने ऐसा ही किया है कि हमें आइसोलेशन में रखिए, क्योंकि जिससे ये मिलकर आए, जिस आईएफएस अधिकारी के साथ ये डिनर करके आए, वो कोरोना पॉजिटिव निकला। पौड़ी में कोरोना से बचाव के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने थैलीसैंण इलाके का दौरा किया। धन सिंह रावत ने अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों के साथ मीटिंग की और बताया गया कि बचाव के लिए सारे इंतजाम किए जा सकते हैं। विशेषकर जो प्रशिक्षण था वो ये था कि गांव को स्वच्छता कैसे बनाई जाए, और जो आजकल बीमारी पूरे देश में जो है चल रही है, उस पर मैंने सीएमओ को बुलाया था। उन्होंने आज पूरे प्रधानों को बताया कि अपने अपने गांव में क्या सावधानियां रखनी, और मुझे आशा विश्वास है कि सभी प्रधान लोग, क्षेत्र पंचायत सदस्य लोग और जिला पंचायत सदस्य लोग जो हम सरकार काम कर रही है, जो हमारे मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, उनको गाँव-गाँव तक ले जाएंगे। उधम सिंह नगर में विधायक पुष्कर धामी ने कोरोना से बचाव की तैयारियों के लिए किए गए इंतजामों का जायजा लिया। पुष्कर सिंह धामी कोरोना के बचाव के मद्देनजर सरकारी अस्पतालों की गई तैयारियों का जायजा लेते नजर आए। इसके साथ ही उन्होंने सरकारी अस्पताल में 1.5 करोड़ की लागत से बन रहे ट्रांजिट हॉस्टल का भी निरीक्षण किया। महत्वपूर्ण हॉस्पिटल है और बहुत बीच में है, बहुत बड़ी आबादी के बीच में एकमात्र जो सरकारी संस्थान है चिकित्सा के लिए, तो उसको आज हम लोगों ने वहाँ पर जो आइसोलेशन वार्ड वगैरह बनाए गए हैं उनका निरीक्षण किया, उनको देखा है, और किसी प्रकार की ऐसी कोई आवश्यकता पड़ती है तो वहाँ पर जो है जल्दी से इलाज शुरू हो पाए, लोगों को आइसोलेशन में रखा जा सके। अभी तक कोई ऐसी समाचार यहाँ मिला नहीं है। कुछ लोगों की जाँच भी की गई है, जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी जाँच की। हल्द्वानी में कोरोना वायरस को लेकर पुलिस कर्मचारी और अधिकारियों को जागरूक करने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोरोना वायरस के बचाव के लिए जानकारी भी दी गई, जिसमें पुलिस कर्मियों को ये बताया गया कि कोरोना से बचने के लिए क्या जरूरी एहतियात बरतना है। के निर्देशानुसार हमने आज अपने जनपद में पुलिस कर्मियों के लिए कोरोना का अवेयरनेस का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया था। इसमें तकरीबन 200 लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है, और जिन लोगों ने प्रशिक्षण लिया है वो अपने थाना स्तर पे जाके आगे इस प्रशिक्षण को दूसरे कर्मियों को प्रदान करेंगे। इसमें हमने उनसे बचने के उपाय और किस तरीके से सावधानियाँ इसके अंदर रखनी है। उत्तराखंड की खबरें और भी एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। खबर आपकी, जुबान आपकी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। अब आपको बताएं कि बागेश्वर में सीएमओ ने कपकोट ब्लॉक के दूरस्थ गांव पहुंचकर स्वास्थ्य सेवाओं का
निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बदियाकोट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की घटना और अव्यवस्थाओं को बड़ी गंभीरता से लिया। दरअसल इलाज नहीं मिल पाने की वजह से छोटे बच्चे की वहां मौत हुई थी। इस मामले में सीएमओ ने जांच कराने की बात कही है। इसके साथ ही अस्पताल में तैनात डॉक्टरों से जवाब भी मांगा है। लिखित में जो है ग्राम प्रधान बदियाकोट की तरफ से जो है एक चिट्ठी आई है कि मतलब दिनांक 8 तारीख को जो है एक बच्चा बीमार आया था, उसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया था, लेकिन वहाँ पर चिकित्सा न होने की वजह से जो है उसको हायर सेंटर में लाते रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई थी। ये सब जांच के बाद ही जो है मालूम पड़ेगा कि वो अगर कहीं दूसरे का थे तो क्यों थे, या छुट्टी में थे तो क्यों थे, और क्या अगर छुट्टी में गए तो क्या उन्होंने पूर्व में जो है वहाँ के ब्लॉक के इंचार्ज से स्वीकृति प्राप्त की थी या नहीं की थी। और रुद्रप्रयाग के संगम बाजार में बनाई गई सुरंग अब डबल लेन होने जा रही है। एनएच ने केंद्र सरकार को इसके लिए प्रस्ताव भेजा था, जिसके बाद सुरंग की सर्वे के लिए 12 लाख रुपए रिलीज हुए हैं। इस सुरंग का निर्माण 60 के दशक में गौरीकुंड हाईवे पे केदार घाटी और केदारनाथ धाम को जोड़ने के लिए किया गया था, मगर अब ये सुरंग जर्जर स्थिति में है। सुरंग दोनों ओर से कई जगहों पर क्षतिग्रस्त हो चुकी है। पुल बना है केदारनाथ हाईवे पे, वहाँ से सीधे NH 58 को रुद्रप्रयाग के आगे लगभग 1 किलोमीटर दूर जोड़ रहे हैं। तो लगभग 900 मीटर की ये टनल है, और इस टनल के बनने के बाद रुद्रप्रयाग बाजार में जो ट्रैफिक का कंजेशन होता है, जिस यात्री को सीधे बद्रीनाथ जाना हो या सीधे केदारनाथ जाना हो, उसको रुद्रप्रयाग बाजार से नहीं गुजरना पड़ेगा। और रुद्रप्रयाग के ऊखीमठ ब्लॉक के सलामी तोक में ग्रामीण पिछले 50 साल से जमीन के मलकाना हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। 1964 में कुंड चोपता मोटर मार्ग निर्माण के दौरान ग्राम पंचायत भटवाड़ी के करेला तोक से 5 परिवारों को सलामी तोक में विस्थापित किया गया था, लेकिन तब से ग्रामीणों के नाम पर जमीन दर्ज नहीं हो पाई है। लोगों ने अब शासन प्रशासन से आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। ग्रामीण अब 23 मार्च से सलामी तोक में आंदोलन शुरू करेंगे। केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है, हम लोगों ने इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिखा हुआ है, लेकिन इसमें शासन स्तर से कार्रवाई होनी है। वन विभाग द्वारा इसमें अनापत्ति दी जानी है और कार्रवाई आगे की जानी है। हम लोगों ने ये प्रकरण DFO केदारनाथ को भेजा हुआ है और हम लोग इसमें लगातार फॉलोअप कर रहे हैं। मेरी उनसे वार्ता भी हुई है और कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले समय में उन लोगों को वहाँ पर भूमिधारी अधिकार दिए जाए। ऊखीमठ तहसील के द्वारा तहसीलदार साहब और SDM साहब के द्वारा कहा कि कमिश्नर के द्वारा जो है आपको बताया गया है कि जमीन यहाँ, और लिख करके हमारे पूर्वज भी अनपढ़ लोग थे और उनको दिया गया सन 64 में। 62 से कार्रवाई हुई और 64 में उन्होंने एक कागज जो है हमारे पूर्वजों के पास दिया कि आपको करेला की जमीन के संते की जमीन सलामी तोक में दी गई है। और कॉर्बेट नेशनल पार्क की रामगंगा नदी और कोसी नदी में महाशीर मछली का अस्तित्व खतरे में है। इसके संरक्षण के लिए वन विभाग ने कदम भी उठाए हैं। कॉर्बेट फाउंडेशन के सर्वे के मुताबिक महाशीर कोसी नदी और खिचड़ी स्रोत में कुछ ही संख्या में बची हैं। महाशीर जो फिशेस है हमारे कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में, वो रामगंगा एवं और भी जो हमारी सहायक नदियां हैं उनमें पाई जाती हैं, और इकोलॉजिकली जो रिवर के इकोसिस्टम है उनमें बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है महाशीर का। और जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में और जो बाकी वर्टिब्रेट्स या बाकी जो वाइल्ड लाइफ पाई जाती है उन सब के लिए जो प्रोटेक्शन की कार्रवाई की जाती है, वही हम जो महाशीर या जो अन्य वाटर एनिमल्स हैं लाइक क्रोकोडाइल या घड़ियाल या ऑटर्स, इन सभी को जो है बराबर का संरक्षण दिया जाता है। उत्तराखंड पुलिस कर्मियों के लिए राहत भरी खबर है। सूबे के करीब 16,000 पुलिसकर्मी अब 1 जनवरी 2006 से छठे वेतनमान का लाभ उठा सकेंगे। हालांकि इससे सरकार को तकरीबन 80 करोड़ के आर्थिक भार को जरूर उठाना होगा, लेकिन तमाम पुलिसकर्मियों के परिवार के लिए भी ये खुशी की खबर है। एक उसका इशू था, पहले से चल रहा था इशू, और इसमें माननीय उच्च न्यायालय के कोई निर्देश थे कि जो 2006 से 11 तक का एरियर दिया जाए, संभवतः उसी के अनुपालन में ऐसा ऑर्डर हुआ है। और ऑब्वियसली पुलिसकर्मियों को तो इसका लाभ मिलेगा ही। काशीपुर में पुलिस ने 557 पेटी अवैध शराब बरामद की है। ये शराब एक बंद पड़ी फैक्ट्री के अंदर छुपा कर रखी गई थी। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री महुआ खेड़ागंज में मौजूद है। इसमें एक युवक का नाम सामने आ रहा है, उसकी तलाश की जा रही है।
खटीमा में किसानों ने प्रदर्शन किया है। किसानों का कहना है कि बारिश और ओलावृष्टि की वजह से उनकी गेहूं की फसल चौपट हो चुकी है, इसीलिए सरकार उनकी फसलों का मुआवजा दे। किसानों ने अपनी मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा है। ओलावृष्टि होने से कि गेहूं का जो फसल है ये 90% मतलब नुकसान हो चुका है। उसके अंदर ना तो कोई दाना रहा है, जो रहेगा वो भी सूख गया है, मतलब पत्थर गिरने से और पानी होने से मतलब फसल का पूरा नष्ट हो चुका है। हमारी यही मांग है गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट ने अगर शासन से अगर आदेश किए हैं नीचे प्रशासन को कि मतलब आप जायजा लीजिए और मौके पे जाके जो भी मुआवजा है तो उनको प्रशासन को तुरंत इसके मतलब प्रभावित करके इनको कि उसमें मुआवजे में बताना चाहिए। चलिए यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखेंगे आप समय चक्र। बने रहे बीपी गंगा के साथ, खबर आपकी जुबान आपकी।